1980 में एक आदमी लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक आइलैंड लगभग $8 मिलियन में खरीदता है और इस आइलैंड पर 17-18 साल की लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और यह आइलैंड था जेफरी एप्स्टीन का। आइए जानते हैं जेफरी एप्स्टीन की कहानी और उससे जुड़े सभी नाम जो इस सब में शामिल थे। एक ज़माने में एप्स्टीन बच्चों को मैथ पढ़ाता था, लेकिन आगे जाके अचानक बिलियनियर लोगों का फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया और इस सब को मेंटेन करने के लिए एप्स्टीन आए दिन महंगी फ़्लाइट्स, लग्जरी ट्रिप्स, हाई सोसाइटी पार्टी सब शुरू कर देता है। एप्स्टीन जो था वो हाई लेवल का सेक्स एडिक्ट था, लेकिन वो लोगों के सामने इसे एक बायोलॉजिकल नीड की तरह दिखाता था। एक बार 1984 में एप्स्टीन बिजनेस के सिलसिले में साउथ कैरोलिना के एक आइलैंड पर जाता है और वहाँ पर वो जेन डो नाम की एक लड़की को बेबीसिटिंग करते देखता है और जब एप्स्टीन की नज़र जेन पर पड़ी तब ये उसे बेबीसिटिंग के लिए बुलाता है और धोखे से उसे ड्रग और अल्कोहल देकर मोलेस्ट करता है। उसके फ़ोटोग्राफ्स लेके उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसके बाद जेन को 3 बार न्यूयॉर्क के एक हाई सोसाइटी पार्टी में लेकर जाता है और अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र करता है। ये पहली बार था जब एप्स्टीन ने एक माइनर का यूज़ करके रिच और पावरफुल लोगों की डिपेंडेंसी अपने ऊपर होती देखी और यही से उसने अपना एक यूनिक बिजनेस मॉडल बनाया, क्योंकि उसको समझ आ गया था ऐसा करने से वही पावरफुल लोग उसे बचाएंगे भी और पैसा, पावर, मेंशन सबका एक्सेस भी इजीली मिल जाएगा। और इस सब के बीच में एप्स्टीन न्यूयॉर्क में एक हाई सोसाइटी पार्टी अटेंड करने जाता है। वो इस पार्टी में ग्लेन मैक्सवेल से मिलता है और ये जो लड़की थी ये बहुत बड़े ब्रिटिश बिलियनियर रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी, लेकिन रॉबर्ट की सस्पिशियस डेथ के बाद इसका सब कुछ जा चुका था। बहुत सारे स्कैंडल बाहर आ गए थे और इसी वजह से वो बैंकरप्ट हो गई थी और मैक्सवेल यूके छोड़कर यूएस में आ गई थी। और ये सारी चीज़ें एप्स्टीन को एक जैकपॉट की तरह दिखती है और बहुत कम टाइम में एप्स्टीन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। Maxwell became increasingly visible within elite social circles, regularly attending high-profile gatherings and private events, places them among influential figures into prominent networks of power and social influence. मैक्सवेल का भी सब कुछ जा चुका था, इसीलिए दोनों मिलकर एप्स्टीन का बिजनेस चलाते हैं। इसके एक साल बाद एप्स्टीन का जो फ्लोरिडा में पाम बीच वाला बंगला था वहाँ एप्स्टीन और मैक्सवेल दोनों रहने आते हैं और इसी घर में जगह जगह स्पाई कैमरा लगे हुए थे। इन सारे कैमरों का डाटा एक अलग रूम में डीवीडी में रिकॉर्ड करके रखते थे और ये सारी चीज़ें एप्स्टीन लाइव एक रूम में बैठकर देखता था। और ये सारी बातें एप्स्टीन के हाउस मैनेजर उवान ने कोर्ट में कन्फेस की। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया वो साल 2005। फ्लोरिडा के पाम बीच इलाके में एक 14 साल की लड़की अपने पेरेंट्स के साथ लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराती है। लड़की बताती है कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में पढ़ने वाली उसके क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर पर ले गई। उसे बोला गया था कि मसाज देनी है और उसे $200 से $300 मिलेंगे, लेकिन वहाँ जाकर कुछ और ही होता है। एप्स्टीन उस लड़की को मोलेस्ट करता है। पुलिस ने लड़की से पूछा क्या और कोई भी लड़कियां हैं जो एप्स्टीन के यहाँ गई है। उस लड़की ने और 2 लड़कियों का नाम बताया। उनसे पूछा गया तो और 2 लड़कियों का नाम सामने आया, फिर और 2 लड़कियों का नाम सामने आया। पुलिस वाले हैरान थे, ये चेन रुक ही नहीं रही थी। सबको मसाज का बहाना बताकर बुलाया गया था। She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. और 2006 आते आते ये केस बहुत मजबूत बन गया। FBI ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क तक, न्यूयॉर्क से लेकर न्यू मैक्सिको तक विक्टिम के स्टेटमेंट्स लिए गए और एप्स्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का लगाया गया। 36 विक्टिम्स, दर्जनों गवाह और इतने भारी चार्जेस काफ़ी थे एप्स्टीन को जेल भेजने के लिए। मल्टीपल कोर्ट हियरिंग के बाद 30 जून 2008 को एप्स्टीन को दोषी करार दिया गया और उसे 18 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। अब यहाँ से जब एप्स्टीन जेल पहुँचता है तब उसे एक स्पेशल सेल दिया गया जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और एप्स्टीन अकेला मैनेजमेंट एरिया में बैठकर टीवी देखता था। जेल के पार्किंग में एक गाड़ी लगी रहती थी जिसमें बेड था। उसी कार में वो लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होता था और उसी गाड़ी में जाने वाली लड़कियों ने बताया जब एप्स्टीन वहाँ होता था तब कोई भी पुलिस वाला वहाँ फिरकता भी नहीं था। इसके बाद 10 अक्टूबर 2008 को एप्स्टीन ने फ्लोरिडा साइंस फाउंडेशन का बहाना बना के वर्क रिलीज़ को अप्लाई किया और ये अप्रूव भी हो गया। हफ्ते के 6 दिन
8 AM से 8 PM तक ये जेल के बाहर रहता था और सिर्फ सोने के लिए अपने सेल में आता था। इतने गुनाह करने के बाद भी बाहर जाकर वो लड़कियों के साथ फिर वही हरकतें करता था। जेल में भी उसने कुछ भी सही से फॉलो नहीं किया था। फिर भी गुड बिहेवियर का बहाना देकर वो सिर्फ 13 महीनों में रिलीज़ हो गया। लेकिन 28 नवंबर 2018 में जूली ब्राउनी नाम के एक रिपोर्टर ने पूरी रिसर्च की, सारे विक्टिम से बात की और उस पर एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी और उसे नाम दिया परवर्जन ऑफ जस्टिस। उसमें यह बताया गया था कि यूएस कोर्ट और FBI ने मिलकर कैसे कानून का मजाक बनाया और एप्स्टीन जैसे रेपिस्ट को बचाया। मीडिया में ये रिपोर्ट धमाका ले आती है, पब्लिक का गुस्सा फिर जाग उठता है और इसी सब प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू होती है और इस बार विक्टिम भी खुलकर बात करते हैं। जूली ने अपने रिपोर्ट में 80 से ज़्यादा गर्ल्स को आइडेंटिफाई किया जिन्हें मॉलेस्ट किया गया था। इस बार सब कुछ क्लियर था। जुलाई 2019 एप्स्टीन को फिर अरेस्ट किया जाता है। सेक्स ट्रैफिकिंग के केस की वजह से उसे 45 साल की सज़ा हो सकती थी और दूसरी तरफ पुलिस एप्स्टीन के घर पे छापे मारती है और उन्हें CDs, फ़ोटोज़, सारे प्रूफ मिलते हैं। एक एप्स्टीन के नाम का फेक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट भी मिला था और उसी के साथ ट्रम्प के फेस वाले कॉन्ट्रासेप्टिक्स और बिल क्लिंटन की फीमेल ड्रेस में पेंटिंग भी मिली। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन अपने सेल में मरा हुआ पाया जाता है और हैरानी की बात यह है कि उसी दिन वहाँ के कैमरों में कोई टेक्निकल एरर आ जाता है। उसी कारण की वजह से यह समझ नहीं पाया है कि एप्स्टीन के साथ हुआ क्या था। To prove that no one entered Epstein's cell before he was found dead and that he really did take his own life. But it's only fueling more conspiracy theories. और इन सब चीज़ों को फैलाने में सबसे आगे थे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स। इसके बाद खुद ट्रंप रीट्वीट करके कहते हैं कि एप्स्टीन की आत्महत्या नहीं करी थी, उसके पास बिल क्लिंटन की जानकारी थी, इसीलिए बिल ने उसे मरवाया है। 2024 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में ट्रंप वादा करते हैं कि वो जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे वो सारी फाइल से रिलीज़ कर देंगे। बार बार उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि वो इस बात को रिक्लासिफाई करेंगे तो उनका जवाब था हाँ मैं करूँगा। Would you declassify the Epstein files? Yeah. 2025 जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तब सबको इंतज़ार था कि अब ये फाइल बाहर आएंगी। लेकिन इसके बाद ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि एप्स्टीन का कोई क्लाइंट की फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है और कोई फ़ाइल रिलीज़ नहीं होंगी। फिर ट्रंप ने भी यूटर्न ले लिया और बोलने लगे कि एप्स्टीन फाइल्स तो डेमोक्रेटिक पार्टी का हॉक्स है। It's pretty boring stuff. Democrat hoax that never ends. कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये ट्रंप की चाल समझ ना सके। इलॉन मस्क ने तो ट्वीट करके ये कहा ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है, इसीलिए वो उसे रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाद में मस्क ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। पब्लिक ने इतना प्रेशर दिया कि गवर्नमेंट ने 27 फरवरी 2025 को एप्स्टीन फाइल्स का जो बेसिक वर्जन था उसे रिलीज़ किया, लेकिन एक्चुअल जो फाइल थी उसे छुपा दिया गया। उसके बाद भी पब्लिक नहीं मानी। तब 29 नवंबर 2025 को एप्स्टीन फाइल्स का ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनाया गया, जिससे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को फाइल रिलीज़ करने के ऑर्डर मिले। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जितना भी डाटा था उसे सॉर्ट करके कुल 12 फाइल्स बनाई और 29 दिसंबर 2025 को 1 से लेकर 8 तक डेटा सेट रिलीज़ किया और ऐसा ही बाकी भी डेटा रिलीज़ किया। और इन सब में सबसे ज़्यादा नंबर 9 का डाटा पर न्यूज़ बनी, क्योंकि इसमें ही दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे। स्टीफन हॉकिंग का भी नाम आया था। कहा गया वो भी आइलैंड पर आए थे, ग्रुप सेक्सुअल पार्टीज़ में पार्टिसिपेट भी किया था। इसी तरह नाम आया ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू का। एक विक्टिम वर्जीनिया रॉबर्ट ने कहा कि 17 साल की उम्र में एंड्रयू ने उसका शोषण किया और उसी लड़की ने 2025 में आत्महत्या कर ली। इसी वजह से यूके के किंग चार्ल्स ने अपने भाई को प्रिंस के टाइटल से हटा दिया। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये सब सच है या और कुछ सच्चाई है जो लोगों से छुपाई जा रही है।